नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के क्वेश्चन को देखने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है, जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रखते हुए 4 सितंबर से हमारे द्वारा रोजाना सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक करेंट अफेयर्स के रिवीजन से जुड़ा हुआ लाइव क्लास प्रसारित किया जाएगा और आप सभी इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव क्लास में जून 2020 से अगस्त 2021 तक के करेंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन क्लास कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इस क्लास का आयोजन 4 सितंबर से रोजाना सुबह 9:30 बजे से शुरू किया जाएगा और आप सभी इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों के संदर्भ में निम्न आधार प्रभाव यानी कि लो बेस इफेक्ट पद का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक न्यूज को देखने के बाद आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। आज के पेपर में एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है इकोनॉमी ग्रोज 20.1% इन Q1। अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले साल के Q1 के अनुमानों से, तो यहाँ पर पता चलता है कि पिछले साल Q1 में जीडीपी में 24.4% की गिरावट हुई थी। और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो अगर हल्का सा भी बढ़त हमारे जीडीपी में होता है तो वह पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा दिखेगा, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में हमारे देश की जीडीपी में 24.4% की गिरावट हुई थी। यानी कि ये बढ़ोतरी इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि इसी समय में पिछले साल बहुत ही ज्यादा गिरावट हुई थी हमारे देश की जीडीपी में। और इसी को हम कहते हैं लोअर बेस इफेक्ट यानी कि निम्न आधार प्रभाव। और इसके आधार पर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष की समान अवधि में वृद्धि के असामान्य रूप से निम्न स्तर के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में विकृति, जो कि सही तरीके से निम्न आधार प्रभाव को वर्णन कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि क्यों Q1 में जो जीडीपी का ग्रोथ है वो इतना बढ़ चढ़कर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों में लैंगिक विविधता और प्रतिनिधित्व के लिए निरंतर प्रावधान किए हैं। अगर हम इस कथन को आज के समाचार पत्र में आए न्यूज से कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कथन गलत है। आज के द हिंदू समाचार पत्र में हमारी न्यायपालिका में महिलाओं की क्या स्थिति है उसको लेकर के एक रिपोर्ट आया है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में अगर हम महिला जजेस की नियुक्तियों की बात करें तो अभी तक जितने भी जजेस की नियुक्ति हुई है उनमें महिलाओं का जो प्रतिशत है वह 4.2% है। यहाँ पर कहा गया है कि 256 जजेस में अभी तक सिर्फ 11 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निचली जिला अदालतों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिक बेहतर है। अगर हम यहाँ पर दी गई जानकारी को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जितने भी जजेस की नियुक्ति हुई है उसमें से सिर्फ 4.2% महिलाएं हैं। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ये प्रतिशत होता है 11%। यानी कि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो अभी तक जितने भी जजेस इन हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं उनमें से सिर्फ 11% महिलाएं हैं जिन्हें की हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। और वहीं पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2017 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी जजेस की नियुक्ति हुई है उनमें महिलाओं का प्रतिशत है 28%। यानी कि अगर हम इस डेटा को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डेटा से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोअर कोर्ट में ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति हुई है जजेस के रूप में। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल गलत है।
आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है भारत में एक महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी गलत हो जाता है, यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन गलत हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों कथन गलत हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको जरूर आप लोग पढ़ेंगे। ये डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो कंपेरिजन किया गया है महिला जजेस का हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पूरे न्यूज़ को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूरोपीय संघ के प्रमुख अंगों में से एक यूरोपीय परिषद की क्या भूमिका है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोपीय परिषद की क्या भूमिका है यूरोपीय संघ में। अगर हम यूरोपीय परिषद की भूमिका की चर्चा करें तो यह यूरोपीय संघ की सामान्य राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है। यानी कि यह यूरोपीय संघ की समग्र दिशा और राजनीतिक प्राथमिकताओं के ऊपर निर्णय लेता है, लेकिन यह कोई भी कानून पारित नहीं करता। इसको आपको ध्यान में रखना है। भले ही यह प्राथमिकताओं को प्रभावित करता हो, लेकिन यह कोई भी कानून पारित नहीं करता। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहां पर कहा गया है यूरोपीय संघ को राजनीतिक दिशा प्रदान करना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आपको कल के पीआईबी में मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के मौसम विज्ञान विभाग निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर मौसम विज्ञान विभाग किन किन के बारे में प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करता है। और अगर देखा जाए तो मौसम विभाग के द्वारा मानसून का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं तो उसकी भी चेतावनी दी जाती है। धूल भरी आंधी और तूफान की भी चेतावनी इसके द्वारा जारी की जाती है। भारी वर्षा और हिमपात हमारे देश के किसी हिस्से में अगर होने वाले हैं तो उसकी प्रारंभिक चेतावनी भी मौसम विभाग के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा ठंडी और गर्म हवाएं अगर हमारे देश के किसी हिस्से में बहने वाली हैं तो इसकी जानकारी भी मौसम विभाग के द्वारा दी जाती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी के बारे में मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा प्रारंभिक चेतावनी या पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आईएमडी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आपको मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है आईएमडी फोरकास्ट फॉइल्ड बाय 24% रेन शॉर्टफॉल। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है राजस्व विभाग संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। आप सभी को पता होगा कि वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट को बनाता है, ना कि राजस्व विभाग। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती। तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत के संचित निधि से कोई भी राशि निकालने के लिए संसद की अनुमति की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए सरकार के द्वारा हर साल संसद में बजट पेश किया जाता है और संसद की अनुमति ली जाती है ताकि वह भारत के संचित निधि से राशि निकाल सके। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है
कि भारत के पब्लिक अकाउंट से अगर कोई भी पैसा निकालना है तो उसके लिए भारत की संसद की मंजूरी आवश्यक है, और ये बात सरासर गलत है। भारत के पब्लिक अकाउंट से खर्च करने के लिए भारत के संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पीएफ भारत के पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है। इसके अलावा जो छोटी बचत योजनाएं हैं वे भी भारत के पब्लिक अकाउंट का हिस्सा होती हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना। और अगर भारत सरकार को रिटायरमेंट के बाद किसी व्यक्ति का पीएफ अगर लौटाना है तो उसके लिए उसे संसद के अनुमति की जरूरत नहीं होती, यह आप सभी जानते हैं। इसी तरीके से अगर सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा लौटाना है तो उसके लिए भी भारत के संसद के अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर केवल दूसरा कथन ही सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है चाइना ओपन फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर यह रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक खुल जाने के बाद भारत के लिए कौन सी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि चीन की बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच भारत के लिए खतरा हो सकता है। आप सभी को पता होगा कि चीन के द्वारा जो ये लिंक शुरू किया गया है उसका उपयोग करके चीन म्यांमार की सीमा तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है, बहुत ही कम दिनों में पहुंच सकता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीन जिस रास्ते से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना चाहता है उसी रास्ते में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं, और चीन के जहाज आगे चल करके बड़े पैमाने में बंगाल की खाड़ी से गुजरेंगे और इससे वे आसानी से भारतीय द्वीपों पर नजर रख सकते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस एरिया में चीन की बढ़ती पहुंच भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि यहाँ पर उसके द्वारा जो आतंकवादी समूह है उनको सपोर्ट किया जा सकता है। तो इस न्यूज को आप लोग इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप लोग उनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।